हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी को लेकर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक समयानुसार पहुंचता रहे और आप अपने बोर्ड की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें। तो हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 2 को लेकर के उपस्थित हैं। इससे पहले हमने एक और वीडियो बना के डाला हुआ है, जिसको सेट 1 के नाम से डाला गया है। तो आप जा कर के पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। तो अभी जो है हम लोग का ये दूसरा वीडियो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। क्या कहा गया है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। ए में कहा गया है तुलसीदास, बी में कहा गया है सूरदास, सी में कहा गया है कबीरदास और डी में कहा गया है जयशंकर प्रसाद। तो सत्संग में सूरदास जी की अभिरुचि थी, इसलिए ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। 2 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, उसमें कहा गया कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई है। क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। ए में कह रहा है लगभग 1548 ईस्वी में, बी में कहा गया है लगभग 1540 ईस्वी में, सी में कहा गया है लगभग 1549 ईस्वी में और डी में कहा गया है 1550 ईस्वी में लगभग। तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो है वह लगभग 1548 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि जायसी का जन्म स्थान क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। ए में दिल्ली, बी में इलाहाबाद, सी में जायस कब्र अमेठी और डी में भागलपुर। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म स्थान है वह है ऑप्शन सी, जायस कब्र अमेठी। 4 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। क्या कहा गया है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। ए में कहा गया है सूरदास, बी में कहा गया है नाभादास, सी में कहा गया है तुलसीदास और डी में कहा गया है कबीरदास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार जो हैं वह है सूरदास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया। क्या कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया। ए में कहा गया है 10 वर्ष, बी में कहा गया है 15 वर्ष, सी में कहा गया है 18 वर्ष और डी में कहा गया है 20 वर्ष। तो काशी में तुलसीदास जी रह कर के विद्या अध्ययन किए थे, तो वह था 15 वर्ष। ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। चलिए हम 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि 6 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है। तो 6 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है। क्या कह रहा है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है। ए में कहा गया है समूहवाचक, बी में कहा गया है जातिवाचक, सी में कहा गया है व्यक्तिवाचक और डी में कहा गया है भाववाचक। तो संसार जो शब्द है वह समूहवाचक संज्ञा में भी आता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए जो है सही कर लेंगे। 7 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि विवाह शब्द है। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो विवाह जो है वह है पुल्लिंग शब्द, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 8 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है। क्या कहा गया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है। ए में आपादान कारक, बी में संप्रदान कारक, सी में कर्ता कारक और डी में कर्ण कारक। इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्ण कारक। 9 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि रात शब्द का विलोम है। क्या कहा गया है कि रात शब्द का विलोम है। ए में दिन, बी में संध्या, सी में निशा और डी में राका। तो रात शब्द का जो विलोम है वह होता है दिन। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 10 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है शिवालय शब्द कौन सा समास है। क्या कह रहा है कि शिवालय शब्द कौन सा समास है। ए में निज समास, बी में अव्ययी भाव समास, सी में तत्पुरुष समास और डी में कर्मधारय समास। शिवालय जो है वह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया। ए में विनोद कुमार शुक्ल, बी में ज्ञानेंद्र पति, सी में अशोक वाजपेयी और डी में शमशेर बहादुर सिंह। तो इतने पास अपने जो है वह शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है,
तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ। ए में प्रयोगवादी, बी में प्रगतिवादी, सी में प्रपदवादी और डी में छायावादी। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो हिंदी साहित्य में जो रूप आया है वह है प्रगतिवादी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। ए में 6 दिसंबर 1927 ईस्वी, बी में 4 दिसंबर 1928 ईस्वी, सी में 9 दिसंबर 1929 ईस्वी और डी में 8 दिसंबर 1926 ईस्वी। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि कहीं न वहीं, क्या कहा गया है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। क्या कहा गया कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है किसके द्वारा रचित है। ए में भूषण, बी में अशोक वाजपेयी, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में रघुवीर सहाय। तो इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और में कहा गया है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या कहा गया है कि कौन सा ऐसा लेखक है जो कांगो देश का शिक्षा मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी रह चुका है। ए में गाई डी मोपासा, बी में अंटोन चेखव, बी में हेनरी लापेज और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा हेनरी लोपेज। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। क्या कहा गया है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। ए में कह रहा है कंठ, बी में कह रहा है दंत, सी में कह रहा है मृदा और डी में का जो उच्चारण स्थान है वह है दंत। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। क्या कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। जैसे प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम और प्रसाद। तो इस चार में से जो प्रशंसा शब्द है वह शुद्ध है। 18 नंबर प्रश्न में कहा गया है निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या कह रहा है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ए में कह रहा है निरा जोड़ धार, बी में कह रहा है कि नीह जोड़ धार, सी में कह रहा है नीह जोड़ आधार और डी में कह रहा है निराधा जोड़ र। तो इसका सही आंसर जो है नीह जोड़ आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीह जोड़ आधार इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि रक्षाबंधन कौन सा समास है। क्या कहा गया है कि रक्षाबंधन कौन सा समास है। ए में व्यक्तिवाचक, बी में समूहवाचक, सी में जातिवाचक और डी में द्रव्यवाचक। तो रक्षाबंधन जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुस्सा शब्द है। क्या कह रहा है कि गुस्सा शब्द है कौन सा, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो गुस्सा जो है वह पुल्लिंग है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। ए में बहस करके, बी में झगड़ा करके, सी में बातचीत के जरिए और डी में हंसने से। तो जो कुछ भी मवाद या धुआं बन के जमा रहता है वह क्या करने से बाहर निकल जाता है, तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। क्या कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति जो है किस कहानी से ली गई है। ए में रोज, बी में ओ सदा नीरा, सी में एक लेख और एक पत्र और डी में उसने कहा था। तो यह पंक्ति जो है यह उसने कहा था कहानी से ली गई है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। क्या कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। ए में साम्यवाद, बी में मार्क्सवाद वाद तथा लेनिनवाद, सी में समाजवाद और डी में अधिनायकवाद। तो इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 24 नंबर जो प्रश्न है
उसको देखते हैं। उसमें कहा गया है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएँ हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? क्या कह रहा है कि नारी और नर जो है, एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएँ हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ए में ओ सदा नीरा, बी में सिपाही की माँ, सी में अर्धनारीश्वर और डी में प्रगीत और समाज। तो इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? क्या कह रहा है कि रोज जो शीर्षक कहानी है उसमें किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? ए में लेखक ने, बी में पति ने, सी में भाई ने और डी में चाचा ने। तो रोज शीर्षक कहानी में यह जो शब्द है, यह जो वाक्य है, वह लेखक के द्वारा अपनी बहन मालती से पूछा गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। 26 नंबर जो प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ए में जयप्रकाश नारायण, बी में अज्ञाय, सी में भगत सिंह और डी में दिनकर जी। तो एक पत्र और एक लेख, यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक जो हैं वह हैं भगत सिंह। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। में कहा गया है उदय प्रकाश, बी में कहा गया है जे कृष्णमूर्ति, सी में कहा गया है मलयज और डी में कहा गया है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। चलिए बढ़ते हैं हम 28 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं 28 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 28 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि गांधी जी की झोपड़ी को किन लोगों ने जला दिया था? क्या कहा गया कि गांधी जी के झोपड़ी को किन लोगों ने जला दिया था? ए में ग्रामीणों ने, बी में युवकों ने, सी में एमन साहब के कर्मचारियों ने और डी में छात्रों ने। तो गांधी जी की जो झोपड़ी थी उसको जलाने वाले जो लोग थे वह एमन साहब के कर्मचारी थे, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरैया मन ताल का जो जल है कैसा है? ए में चंचल है, बी में स्थिर है, सी में गहरा है और डी में गंदा है। तो सरैया मन ताल का जो जल है वह स्थिर है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ए में सूत काटती, बी में स्वेटर बुनती, सी में चटाई बुनती और डी में चावल चुनती। तो बिस्नी जो है वह सूत काटती हुई दिखाई देती है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में कहा गया कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है? ए में निम्न मध्य वर्ग की, बी में उच्च वर्ग की, सी में उच्च मध्यम वर्ग की और डी में निम्न वर्ग की। तो जो सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है वह है निम्न मध्य वर्ग की। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? ए में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, बी में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, सी में तुलसीदास जी के द्वारा और डी में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है वह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह कथन किसका है? ए में नियोडर एडोन का, बी में मलयज का, सी में रामधारी सिंह दिनकर का और डी में उदय प्रकाश का। तो इसमें से जो आंसर है यह चारों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह आंसर जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। क्या होगा? नामवर सिंह, इस इनके द्वारा यह कथन दिया गया था। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए में जियनपुर में, बी में आवाजापुर में, सी में कमलापुर में और डी में जमालपुर में। तो नामवर सिंह का जन्म जो है वह जियनपुर वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 35 नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं 35 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो 35 नंबर प्रश्न में पूछा गया है
कि नाभा दास जी किस धारा के संत हैं? क्या कह रहा है कि नाभा दास जी किस धारा के संत थे? ए में कह रहा है शैव दर्शन के थे, बी में कह रहा है बौद्ध दर्शन के थे, सी में कह रहा है वैष्णव दर्शन के थे और डी में कह रहा है कि जैन दर्शन के थे। तो नाभा दास जी जिस धारा के संत थे वह था वैष्णव दर्शन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नाभादास किसके शिष्य थे? क्या कह रहा है कि नाभादास किसके शिष्य थे? ए में अग्रदास के, बी में रामानंद के, सी में वल्लभाचार्य के और डी में विट्ठल नाथ के। तो अग्रदास जी जो हैं, सॉरी, नाभादास जी जो हैं, 36 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नाभादास किसके शिष्य थे? ए में अग्रदास, बी में रामानंद, सी में वल्लभाचार्य और डी में विट्ठलनाथ। तो नाभादास जी जो हैं वह अग्रदास के शिष्य थे। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? क्या कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की यह जो है किस कविता की पंक्ति है? ए में पुत्र वियोग, बी में गांव का घर, सी में तुमुल कोलाहल कलह में और डी में हार जीत। तो इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। 38 में कहा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ए में कह रहा है 18 अगस्त 1910 ईस्वी को, बी में कह रहा है 15 अगस्त 1902 ईस्वी को, सी में कह रहा है कि 20 अगस्त 1915 ईस्वी को और डी में कह रहा है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 39 नंबर प्रश्न की ओर और 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि घास में दुबका आकाश। क्या कह रहा है कि घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? ए में अशोक वाजपेयी की, बी में जयशंकर प्रसाद की, सी में सुभद्रा कुमारी चौहान की और डी में शमशेर बहादुर सिंह की। तो घास में दुबका आकाश जो है वह अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? ए में कह रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बी में कह रहा है कि कारा अधीक्षक, सी में कह रहा है पुलिस उपाधीक्षक और डी में कह रहा है अंचला अधिकारी। तो ज्ञानेंद्र पति को बिहार लोक सेवा आयोग में कारा अधीक्षक के पद पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अनुभव शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? क्या कह रहा है कि जो अनुभव शब्द है वह क्या है? चलिए, ए में कह रहा है स्त्रीलिंग है, बी में कह रहा है पुल्लिंग है, सी में कह रहा है उभयलिंग है और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अनुभव जो शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ आंसर हो जाएगा। 42 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? क्या कह रहा है कि तीर्थ यात्रा कर कौन सा समास है? ए में द्विगु समास है, बी में बहुव्रीहि समास है, सी में तत्पुरुष समास है और डी में अव्ययी भाव समास है। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय बताइए। क्या कह रहा है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय बताइए। ए में द, बी में अस्पद, सी में यास्पद और डी में आस्पद। तो इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी आस्पद। चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 44 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 44 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, यह कौन सा पदबंध है? क्या कह रहा है कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो हैं आ रहे हैं, कौन सा पदबंध है? ए में कह रहा है विशेषण पदबंध है, बी में कह रहा है सर्वनाम पदबंध है, सी में कह रहा है संज्ञा पदबंध है और डी में कह रहा है क्रिया पदबंध है। तो यह जो है वह विशेषण पदबंध माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाज शब्द का विशेषण क्या है? क्या कह रहा है कि समाज शब्द का विशेषण क्या है? ए में सामाजिक, बी में समाजी, बी सी में समाजु और डी में समाजक। तो समाज शब्द का विशेषण जो है वह होता है सामाजिक। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मनोविनोद शब्द कौन है? क्या कह रहा है कि मनोविनोद शब्द कौन है? ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मनोविनोद जो है वह पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। क्या कह रहा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यह कौन सा सर्वनाम है? ए में पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी में निजवाचक सर्वनाम है, सी में निश्चयवाचक सर्वनाम है और डी में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या है? क्या कह रहा है कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या है? ए में कह रहा है प्रेमी, बी में कह रहा है कि प्रेम मग्न, सी में कह रहा है प्रेम रत्न और डी में कह रहा है प्रेम योगी। तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है। ए में वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, बी में उसके स्त्री नहीं है, सी में उसके बेटे नहीं हैं, डी में यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो यहाँ पे सही शुद्ध जो उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। तो 50 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बेईमानी शब्द की प्रकृति क्या है? क्या कह रहा है कि बेईमानी शब्द की प्रकृति क्या है? ए में कह रहा है कि विदेशज है, बी में कह रहा है तत्सम है, सी में कह रहा है तद्भव है और डी में कह रहा है कि देशज है। तो बेईमानी शब्द की प्रकृति जो है वह विदेशज मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की कविता है? क्या कह रहा है कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ए में कह रहा है कि जूठन, बी में कह रहा है शिक्षा, सी में कह रहा है प्रगीत और समाज और डी में कह रहा है सिपाही की माँ। इसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा प्रगीत और समाज। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? क्या कह रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही क्या है? संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ए में भगत सिंह के द्वारा, बी में मलयज के द्वारा, सी में नामवर सिंह के द्वारा और डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। तो यह पंक्ति जो है यह मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? क्या कह रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ए में मलिक मोहम्मद जायसी, बी में गजानन माधव मुक्तिबोध, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में रघुवीर सहाय। तो इसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए बढ़ते हैं हम 54 नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं 54 नंबर प्रश्न को। तो 54 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रंभाती गौ खरिकिनी में बछड़ा हित ढाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ए में उषा से, बी में गांव के घर से, सी में सूरदास के पद से और डी में पुत्र वियोग से। तो यह पंक्ति जो है सूरदास के पद से ली गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? क्या कह रहा है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? ए में कह रहा है भूषण जी के द्वारा, बी में तुलसीदास जी के द्वारा, सी में सूरदास जी के द्वारा और डी में नाभादास जी के द्वारा। तो कवितावली जो है वह तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? क्या कह रहा है कि तुलसीदास जी ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? ए में उर्दू और फारसी, बी में संस्कृत और हिंदी, सी में अवधी और ब्रज और डी में अपभ्रंश और प्राकृतिक। तो तुलसीदास जी ने जिस भाषा को साहित्यिक भाषाओं के रूप में अपनाया है वह है अवधी और ब्रज। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर डॉट डॉट डॉट।
ए में श्रृंगार का पुट था, बी में करुणा का पुट था, सी में माधुर्य भाव का पुट था और डी में दुराग्रह का पुट था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वह हो जाएगा माधुर्य भाव का पुट था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 58 नंबर प्रश्न की ओर और 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 58 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। क्या कह रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। ए में 50 छंदों में, बी में 52 छंदों में, सी में 59 छंदों में और डी में 10 छंदों में। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 छंदों में। चलिए हम 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवित की अर्थात किस कविता की यानी किस कवि की रचना है। 59 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि कंकाल उपन्यास किस कवित की रचना है। ए में कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में गजानन माधव मुक्तिबोध और डी में रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा। क्या कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। ए में गांव का घर, बी में हार जीत, सी में पुत्र वियोग और डी में उषा। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा गांव का घर, सॉरी, पुत्र वियोग। क्या हो जाएगा, पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह लिखी गई कविता है जिसमें अपने पुत्र के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए में खूब खून बहाना, बी में पसीना बहाना, सी में कठिन परिश्रम करना और डी में क्रोध दबाना। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यथेष्ट, क्या कह रहा है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद करें। ए में कह रहा है यथा जोड़ इष्ट, बी में कह रहा है यथे जोड़ इष्ट, सॉरी, बी में कह रहा है यथे जोड़ षष्ट, सी में कह रहा है य जोड़ थेष्ट और डी में कह रहा है यथेश जोड़ ट। तो यथेष्ट शब्द का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा यथा जोड़ इष्ट। ऑप्शन ए इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को क्या कहा गया है। तो 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए में गूलर लगाना, बी में फूल लाना, सी में चमकदार होना और डी में लापता होना। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ जो है वह होता है लापता होना। ऑप्शन डी यहाँ उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जाता रहता था यह कौन सा पदबंध है। क्या कह रहा है कि जाता रहता था यह कौन सा पदबंध है। ए में क्रिया पदबंध है, बी में क्रिया विशेषण पदबंध है, सी में संज्ञा पदबंध है या डी में सर्वनाम पदबंध है। तो जाता रहता था यह एक क्रिया पदबंध है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग और 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिवाली शब्द संज्ञा है। क्या कह रहा है कि दिवाली शब्द संज्ञा है। ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। तो दिवाली जो शब्द संज्ञा है वह होता है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सेना शब्द है। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। कौन सा सर्वनाम है। क्या कह रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। कौन सा सर्वनाम है। ए में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी में संबंधवाचक सर्वनाम, सी में निश्चयवाचक सर्वनाम और डी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
और 68 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? तो 68 नंबर प्रश्न कह रहा है जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या कह रहा है कि जाति शब्द का विशेषण जो है वह क्या होगा? ए में कह रहा है कि जातिगत, बी में कह रहा है कि जात, सी में कह रहा है जातीय और डी में कह रहा है कि जातीय। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, जातीय। चलिए बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की तरफ। 69 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसको देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? क्या कह रहा है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ए में कार्यकर्ता, बी में कारक, सी में कामकार और डी में कायिक। तो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द जो है वह कहलाता है कार्यकर्ता। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सत शब्द है। क्या कह रहा है कि सत शब्द है? ए में तत्सम, बी में तद्भव, सी में देशज और डी में विदेशज। तो सत शब्द जो है वह एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भगत पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? क्या कह रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ए में भगत सिंह, बी में मोहन राकेश, सी में नामवर सिंह और डी में जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? ए में युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, बी में वज्रपात से हुई मृत्यु को, सी में देश सेवा के बदले दी गई फांसी को और डी में किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो जिस मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर कहा है वह है देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? क्या कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया? ए में बाल कृष्ण भट्ट ने, बी में जगदीश चंद्र माथुर ने, सी में भगत सिंह और डी में मलयज। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है वह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा हुआ था। यहाँ पे उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 74 नंबर प्रश्न की ओर। 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? क्या कह रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है? ए में बिखरते क्षण से, बी में नील कुसुम से, सी में बोलते क्षण से और डी में हारे को हरि नाम से। तो ओ सदा नीरा निबंध जो है वह बोलते क्षण से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 75 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं 75 नंबर प्रश्न को क्या कहा गया, इसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रामपुरवा कहाँ है? ए में भितिहरवा के पास, बी में नवगछिया के पास, सी में रांची के पास और डी में इलाहाबाद के पास। तो रामपुरवा जो है वह भितिहरवा के पास स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? ए में शांत रहा है, बी में चंचल रहा है, सी में गर्म रहा है और डी में ठंडा रहा है। तो गंडक नदी का जल जो है सदियों से चंचल रहा है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? क्या कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? ए में मुखिया ने, बी में ग्रामीणों ने, सी में मठ के महंत ने और डी में उनके भाई ने। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा सी, ऑप्शन मठ के महंत ने। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? ए में कह रहा है कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, बी में घुसपैठिए से, सी में अब और नहीं से और डी में सलाम से। तो सिपाही की माँ जो है वह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है मुन्नी कौन थी? क्या कह रहा है कि मुन्नी कौन थी? ए में सुखनी की बेटी थी, बी में रजनी की बेटी थी, सी में शिवानी की बेटी थी
और डी में बिस्नी की बेटी थी। तो मुन्नी जो थी वह बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को। तो 80 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। क्या कह रहा है कि प्रगीत और समाज जो है वह किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ए में दूसरी परंपरा की खोज से, बी में आलोचक के मुख से, सी में कहना न होगा से और डी में वाद विवाद संवाद से। तो प्रगीत और समाज जो है वह वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवित है, बी में कवियती है, सी में कवयित्री है और डी में कवयिती है। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा कवयित्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्या कह रहा है कि वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ए में निश्चयवाचक सर्वनाम, बी में संबंधवाचक सर्वनाम, सी में प्रश्नवाचक सर्वनाम और डी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निडर शब्द में उपसर्ग बताइए। क्या कह रहा है कि निडर शब्द में उपसर्ग बताइए। ए में निह, बी में नी, सी में निड और डी में निड। तो इसका सही जो आंसर है वो उपसर्ग हो जाएगा पहला ऑप्शन ए नीडर। ठीक, नीडर में नी लगा हुआ है। 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय बताइए। क्या कह रहा है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय बताइए। ए में ला, बी में लो, सी में वाला और डी में आ। तो पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय जो है वह है ऑप्शन सी वाला। 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नवयुवक शब्द कौन सा समास है। क्या कह रहा है कि नवयुवक शब्द कौन सा समास है। ए में द्विगु समास है, बी में द्वंद्व समास है, सी में कर्मधारय समास है और डी में अव्ययी भाव समास है। तो नवयुवक शब्द जो है वह कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 86 नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं कि 86 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। 86 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी है। किस वाक्य का उदाहरण है। ए में सरल वाक्य है, बी में संयुक्त वाक्य है, सी में मिश्रित वाक्य है और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी है, यह एक मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या है। क्या कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या है। पहला कह रहा है निकेतन, बी में कह रहा है तामरस, सी में कह रहा है नलीन और डी में कह रहा है प्रभा। तो घर शब्द का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे गृह, भवन, सदन, निकेतन। इसमें हमको निकेतन दिख रहा है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आदान शब्द का विलोम क्या होता है। ए में अल्प, बी में प्रदान, सी में मत मर्त्य और डी में आदि। तो आदान शब्द का विलोम जो है वह प्रदान होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में डिंग हाँकना, बी में भटकना, सी में पिंड छूटना और डी में परेशान करना। तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ जो है वह होता है पिंड छूटना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या है। क्या कह रहा है कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या है। पहला ए में कह रहा है जिगीसा, बी में कह रहा है आजीवन, सी में कह रहा है आमरण और डी में कह रहा है यथाक्रम। तो मरण तक के लिए आमरण जो है वह एक शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि 91 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या कह रहा है कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद जो है वह क्या होगा। ए में कह रहा है कि प्रातः जोड़ काल, बी में कह रहा है प्रातः का प्लस ल, सी में कह रहा है कि प्रात जोड़ काल और डी में कह रहा है कि प्रातःकाल जोड़ ल। यहाँ सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए प्रातः जोड़ काल। 92 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अधरक शब्द है।
स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अदरक जो है वह एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नीलगाय शब्द कौन सा समास है? ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, सी में द्वंद्व और डी में द्विगु। नीलगाय जो है वह कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची बताइए। क्या कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ए में अंशु, बी में कर, सी में रसीम और डी में गेह। तो घर शब्द का पर्यायवाची जो है वह है गेह। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौरव शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या कह रहा है कि कौरव शब्द में प्रत्यय जो है वह क्या है? ए में कह रहा है कि रव, बी में कह रहा है आ, सी में कह रहा है अ और डी में कह रहा है औरव। तो कौरव शब्द में प्रत्यय जो है वह है ऑप्शन सी अ। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है उपकार शब्द में उपसर्ग उपसर्ग है। क्या कह रहा है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। ए में उ, बी में उपका, सी में उप और डी में उप। तो यहाँ उपकार शब्द में उपसर्ग जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी उप। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 97 और 98 और इसके तमाम आगे वाले प्रश्नों की तरफ। तो 97 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि धर्म शब्द है। क्या कह रहा है कि धर्म शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो धर्म जो शब्द है वह एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए में ठहराव, बी में चाल, सी में उठाव और डी में क्रिया। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वह ठहराव होता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? क्या कह रहा है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? ए में स जोड़ उक्ति, बी में सु जोड़ उक्ति, डी में सी में सु जोड़ उक्ति और डी में फिर कह रहा है कि सु जोड़ उक्ति। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी सु जोड़ उक्ति। यहाँ छोटी जो सु है वह उत्तर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न की तरफ। 100 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण है। ए में कह रहा है ऐसा आदमी नहीं देखा, बी में कह रहा है पीला, सी में कह रहा है 20 और डी में कह रहा है 10 लीटर। तो निम्न में जो सर्वनामिक विशेषण है वह हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्नों को कवर किया है। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर कीजिए और एक कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।